2 महीने से अपराधी कर रहे थे पुलिस को इतना परेशान। पुलिस से भी अपराधी 2 कदम आगे चल रहे थे। ये घटना है मुंबई के घरों में पकाई का काम करने वाले 3 युवकों की, जिनका नाम रुपेश तोमर, पंकज सोलंकी और ललित सिंह होता है। एक घर की मालकिन दीपा राठी का ये लोग कत्ल करते हैं और उसी के घर से सारा का सारा सोना, जेवर, घड़ियां और पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। इस केस को सुलझने में पुलिस को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। हर तरफ से पलड़ा आरोपियों का ही भारी था। फिर 2 महीने की मशक्कतों के बाद क्राइम ब्रांच ने सफलता की पहली बूंद चखी। वक्त था सितंबर 2012 का। आज रुपेश तोमर का सिम एक्टिव होता है, जिसके बाद पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां पर सिम एक्टिवेट होता है। अब पुलिस को जिस जगह पुलिस पहुंचती है वहां पर रुपेश तोमर नहीं मिलता। रुपेश तोमर की जगह एक और आदमी मिलता है जिससे पुलिस पूछताछ करती है। वो बताता है कि हाँ, ये नंबर तो मेरा ही है, लेकिन ये फ़ोन कुछ दिन पहले मेरे यहाँ से चोरी हो गया था। यानी कि रुपेश तोमर ने चुराए हुए फ़ोन से ही किसी को कॉल की थी। ये मुजरिम इतना ज़्यादा शातिर है कि पूरे केस में सबसे आखिर में इसी को पुलिस पकड़ पाती है। आखिर ऐसे कैसे 3 आरोपी थे जिन्होंने पुलिस का भी जीना हराम कर रखा था और उनकी भी मुश्किलात को बढ़ाने का काम ये तीनों आरोपियों ने किया था। ये तीनों आरोपी कत्ल करने के बाद जब से फरार हुए थे, इन्होंने अपने घरों पर एक भी बार कॉल नहीं किया होता है। हालांकि रुपेश की पत्नी नेहा 3 या 4 दिन बाद में एक बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं। इस कमबख्त ने जब भी अपनी पत्नी पर कॉल नहीं की होती है। अब पुलिस के पास में उस व्यक्ति का कॉल आता है जिसकी पत्नी का कत्ल किया हुआ होता है। वो कहता है पुलिस वालों से कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, मेरे इस केस को पूरा महीना गुजर चुका है, अभी तक आप एक भी कातिल को नहीं पकड़ पाए हैं। वो इंसाफ की उनसे तलब करता है। पुलिस उनको दिलासा देती है, उनको उनको हौसला अफजाई करती है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आपके कातिलों को ज़रूर ढूंढेंगे। अब ये मसला जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ 15,000 या कह लीजिए एडवांस पैसे देने के ऊपर होता है। मालकिन ने, जो उनका नौकर होता है, ये पकाई करने वाला रुपेश तोमर, इसको एडवांस पैसे नहीं दिए होते हैं। दीपक राठी उस लेडी का नाम होता है जिसका कत्ल इन तीनों लोगों ने मिलकर किया होता है। कत्ल के 3 महीने बाद पंकज सोलंकी पकड़ा गया। फोन ट्रैक की वजह से अब पुलिस द्वारा उसकी मरम्मत की जाती है और बाकी दोनों का पूछा जाता है, परंतु इसको उन दोनों का नहीं पता होता क्योंकि इन तीनों ने लूट के वक्त एक डील की होती है। ये तीनों अपना अपना सामान बांटते हैं। ये 2 लोग एक तरफ हो जाते हैं और एक तरफ जो लड़का रहता है उससे ये लोग कह देते हैं आप अपना रास्ता नाप लीजिए, आपका हिस्सा ये रहा। अब ये 2 लोग एक साथ रहते हैं। आखिर इनके दिमाग में इस हत्या को अंजाम तक पहुंचाने का आया कैसे, इस बात पर हम लोग तफ्तीश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रुपेश तोमर एक शख्स के घर पर खाना पकाने का काम करता था। मालिक ने 15,000 इसके रोके हुए थे और इसके एडवांस पैसे भी नहीं देता था। रुपेश तोमर जो ये लड़का होता है, इसकी नीयत मालिक के पैसों पर रहती है। यानी वो सेठ होता है बहुत बड़ा, उसके घर पे बहुत सारे पैसे रहते हैं, जेवरात रहते हैं और लेन देन काफी अच्छा खासा होता है। अब ये नौकर खाने पकाने वाला जो रुपेश तोमर है, इसकी नीयत उसके पैसों पर खराब रहती है। ये एक दिन अपने दोनों दोस्तों के साथ खड़ा हुआ होता है। वहीं पर ये लोग इस घटना का प्लान बनाते हैं। ये दोनों अपने दोस्तों से कहता है मेरी मालकिन मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे पैसे नहीं देती और तो और मेरी तनख्वाह भी नहीं देती। इसका दूसरा दोस्त कहता है हाँ यार, ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, बहुत खराब होते हैं, खुद तो 1-1 लाख रुपए फ्लाइट में खर्च कर देंगे, कपड़े बना लेंगे 10-10 हज़ार के, लेकिन हम लोगों की तनख्वाह ये लोग टाइम पर नहीं देते। वहीं पर ये रुपेश तोमर कहता है मेरा दिल तो करता है कि हम लोगों को इनके यहाँ लूट करनी चाहिए। ये दोनों भी घर से खाने खराब होते हैं। इन दोनों के भी ख्याल में ये ख्याल आ जाता है। ये लोग जब मालकिन के घर पर पहुंचते हैं 1.5 साल बाद, मालकिन ने इन्हें 1.5 साल पहले काम से निकाल दिया होता है, इस रुपेश तोमर को। ये जब घर पर पहुंचते हैं तो मालकिन दरवाज़ा खोलती है, अंदर बुलाती है। इतने में ये लोग मालकिन का उसके साथ हाथापाई करके उसका गला चाकू से काट देते हैं। उसके बाद में ये लोग सारा घर का माल अपना लूटते हैं, जेवरात वगैरह निकल कर वहाँ से फरार हो जाते हैं।
ये लोग एक बहुत ही दूर जाकर महाराष्ट्र में जाकर रुकते हैं, वहां पर ये लोग अपना हिस्सा बंटवारा करते हैं। और इनमें से जो एक व्यक्ति होता है उसको अलग उसका हिस्सा देकर कह देते हैं तू अपने रास्ते जा, हम दोनों अपने रास्ते आएंगे, लेकिन अपने घर भी कॉल मत करना और किसी से भी मिलना जुलना मत, बिल्कुल अलग हो जाओ, ऐश करो। वो व्यक्ति अपना सामान लेकर अपना जो उसके हिस्से में आता है वो निकल जाता है। अब बचते हैं ये दो लोग, रुपेश तोमर और ललित सिंह। अब ये रुपेश तोमर थोड़ा दिमाग से बहुत ही शातिर होता है। ये क्या करता है, उन दोनों का जो हिस्सा होता है उसे एक बहुत ही खंडर सी जगह पर ले जाकर वहां पर छुपा देते हैं और उसके बाद ये लोग खाने के लिए बाहर निकल आते हैं। रुपेश तोमर किसी ना किसी तरह उस आदमी को चकमा देकर, यानी ललित सिंह को चकमा देकर, उस सामान को वहां से हटाकर कहीं और छुपा देता है, गड्ढा खोद कर। अब रुपेश तोमर जब ललित सिंह के साथ वापस उस जगह आते हैं तो ये लोग अपना सामान बहुत देर तक ढूंढते हैं और रुपेश तोमर ऐसा नाटक करता है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है, उसने कुछ किया ही नहीं है। अब बेचारा ललित खामखा इस जाल में फंसता है, उसके हिस्से में एक रुपया भी नहीं आता। ये दोनों बैठकर बहुत अफसोस की बातें करते हैं। ये रुपेश तोमर अपनी जेब से 10,000 निकालता है और उसके हाथ में दे देता है, भाई ये ले, मेरे पास इतने ही पैसे थे जितने मैं तुझे दे रहा हूँ, अब तू अपना रास्ता नाप ले और मैं कहीं ना कहीं जाकर रह लूंगा। ललित कहता है कि तुम क्या करोगे भाई, हम दोनों साथ चले, लेकिन ये इससे मना कर देता है। अब ये रुपेश तोमर दिमाग से इतना शातिर है कि एंड तक ये पुलिस को बहुत घुमाएगा, बहुत घुमाएगा। एक बार फिर से सिम एक्टिव होता है रुपेश तोमर का। ये इस बार जो पुलिस को लोकेशन मिलती है वो एक कोठे की होती है। जी हाँ, आपने सही सुना है, वो लोकेशन एक कोठे की होती है जहाँ पर रुपेश तोमर जाया करता था। वहां जाने के बाद में जब पुलिस कोठे पर पहुंचती है तो एक लड़की को बुलाया जाता है जिसके नाम से वो सिम कार्ड होता है। लड़की आती है, लड़की पुलिस से पूछताछ करती है और लड़की जब पुलिस को बताती है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कोई नहीं आया तो पुलिस उसका फोटो दिखाती है उस लड़की को। लड़की देखकर तुरंत के तुरंत कह देती है कि हाँ ये तो मेरे पास आता था, ये तो मेरे साथ 5 से 6 बार बैठा है, यहाँ पर इसका आना जाना रहता है। अब पुलिस ये सुनकर हैरान होती है कि यार, एक बंदा जो इतने लोगों के साथ धोखाधड़ी करके एक खुद की बीवी गांव में पड़ी है प्रेग्नेंट, जिसकी डिलीवरी का वक्त होने वाला है, उसको छोड़ ये लूट पाट करके हत्या करके यहाँ मजे उड़ा रहा है। ये तीसरी लड़की थी जिसको इसने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन ये एक सेक्स वर्कर होती है, इसके जाल में ये नहीं फंसती है। अब इस लड़की से जब पूछा जाता है कि इसने आपसे फोन लिया था तो वो लड़की एकदम हैरत में आती है, वो कहती है हाँ, मेरा फ़ोन इसने एक दिन लिया था, उसके बाद में मुझे अपना फ़ोन कभी मिला ही नहीं। मैंने उसके बाद में ये देखिए, वो एक फ़ोन दिखा दिया अपना बड़ा, मैंने उसके बाद में ये ले लिया था। पुलिस कहती है इसी ने आपका फ़ोन चुराया है और इसी ने आपके नंबर से किसी को कॉल की थी जिसकी वजह से हम आप तक पहुँचे हैं। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा हैरान होती है, वो कहती है, वो माफ़ी मांगती है पुलिस को, लेकिन पुलिस उसको छोड़ देती है क्योंकि इसमें उसका क्या कसूर है, वो तो उसने शातिर ने इसका फ़ोन चुराया और लेकर निकल गया। अब केस को 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन जो मेन कातिल है रुपेश तोमर वो अभी भी फरार है। अब पुलिस ललित के बारे में पता लगता है, ललित दमन में मौजूद होता है। अब पुलिस इसको कत्ल के 6 महीने बाद अपनी हिरासत में लेती है। यानी कि जो दूसरा कातिल होता है ललित, उस तक पुलिस पहुंचती है। मैं बताता हूँ उस तक पुलिस कैसे पहुंचती है। ललित का एक दोस्त होता है जिसके पास ललित कॉल करता है, उससे कहता है मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कतें हो गई है, तो भाई मुझे वापस ले जाओ और कहीं पर काम पर लगा दो। और जो ललित जिस दोस्त पर कॉल करता है वो इस बात की सूचना क्राइम ब्रांच वालों को दे देता है। यहाँ से ललित के उल्टे दिन स्टार्ट होते हैं। पुलिस दमन के अंदर पहुंचती है, तुरंत उस ढाबे पर पहुंचती है जहां पर ये ललित नाम का शख्स जो होता है कातिल, ये काम कर रहा होता है। ललित ने मालिक को ये बता रखा होता है कि मेरा नाम क्रांति है, मैं यहाँ पर काम करूंगा, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, घर से भागा हुआ हूँ, मुझे आप काम दे दें। वो ये खाना पकाने वाले तो होते ही हैं, उसे वहां पर काम मिल जाता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो ललित को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बारी थी ललित पे डंडा रोलने की। अब ललित पे जो डंडा रोलता है भाई, इस पे भी और जो पंकज नाम का जो था उस पे भी पुलिस पूरी रात डंडा बजाती है इन पर। अब बताओ, अब तो तुम्हें बताना होगा, अब तो तुम्हें बताना होगा, लेकिन बेचारों को कुछ पता हो तो बताए। अब तीसरा जो कातिल है, मेन कातिल जिसका नाम है रुपेश तोमर, उसकी बारी थी फिर से एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ने की।
अब पुलिस को फिर से एक सिम एक्टिव नोटिफिकेशन आता है और वहां पर जब लोग वो पहुंचते हैं तो वो लोकेशन होती है एक बार की। बार के अंदर जाने के बाद में वहां से एक लड़की को पुलिस उठा लाती है और उससे पूछताछ करती है। वो लड़की पूरी कहानी उन मतलब उस लड़की को कुछ नहीं पता होता। वो लड़की बताती है जितना उसे पता होता है कि मैं इससे शादी करने वाली हूँ और इसे मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, ये वो अगड़म झगड़म। उसे भी, बार वाली लड़की को भी रुपेश तोमर ने फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। पुलिस उसको आगाह कर दिया है कि ये कातिल है और ये लड़कियों को फंसाता है, तुम इसके फसाए में मत आना। लड़की पुलिस वालों का साथ देने का सोचती है। रुपेश तोमर ने लड़की को एक अपना पर्सनल नंबर दे रखा होता है। अब पुलिस के सामने ही बैठकर वो उसको कॉल मिलाती है और पुलिस उससे कहती है कि इसको बार के अंदर अभी बुलाओ। रात का समय होता है। रुपेश तोमर कॉल उठाता है और कहता है मैं तुमसे बहुत दूर हूं, मैं अभी तुम तक नहीं आ सकता। अगर मैं अभी भी निकलूंगा तो भी मुझे कल तक आते आते सुबह हो जाएगी। अब लड़की और पुलिस प्लानिंग बनाते हैं इस लड़के को पकड़ने की बार के अंदर। ये लोग बहुत ही अच्छी फील्डिंग बिछाते हैं इस रुपेश तोमर नाम के हरामखोर को पकड़ने की। अब सबको इंतजार है कल का, कल क्या होगा? क्या रुपेश तोमर पकड़ा जाएगा? क्या ये लड़की धोखा तो नहीं देगी? क्या ये लड़की इस हत्यारे को पकड़ने में पुलिस की मदद करेगी? तो आइए, आज है रुपेश तोमर की पकड़े जाने का दिन। आज सभी लोग एकदम से चुपचाप हैं और सभी की आंखें खुली हुई हैं रुपेश तोमर को देखने के लिए। रुपेश तोमर ट्रेन से उतरता है और पहुंचने ही वाला होता है। रास्ते में इतने ही जो बार का मैनेजर होता है वो कमबख्त उसके पास कॉल करके मना कर देता है कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस ने पूरी पूरी फील्डिंग बिछा रखी है, तुम यहाँ मत आना। अब पुलिस को कानों कान की खबर रहती है उसके नंबर पर कॉल आई थी, कॉल किसके द्वारा आई थी नंबर के। वो नंबर निकलता है वहां के होटल में ये बार मैनेजर का। अब बार मैनेजर पे जो डंडा रोलता है भाई पूरी रात। वो भाई साहब क्या बताते हैं पता तो उसने ऐसा क्यों करा? जी ये तो हमारा एकदम से बहुत बढ़िया कस्टमर है और ये लड़की को 2-2 हज़ार रुपए बियर की बोतल पे टिप देता है और ये ऐसा करता है वैसा करता है, मैंने इस चक्कर में कुछ नहीं कहा। अब पुलिस कहती है अब हम देंगे तुम्हें टिप तुम्हारी जिंदगी भर, तुम्हें टिप की पड़ी है, हम तो लग रहे हैं पूरी साल से इस मनहूस के पीछे से पकड़ने के लिए, तुझे अपनी टिप की पड़ रही है। अब पुलिस रोलती है इस पर दोबारा डंडा। ये एक मोटा आदमी हो, इस पे का फर्क पड़ रहा, खूब बजे है दबा के। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आता, आदमी जरा से लालच में अपनी जिंदगी खतरे में डाल देता। अबे तेरे के जा रहा, तेरे और कस्टमर ना आते खामखा उस बंदे की, मतलब पुलिस इतनी मेहनत से कातिल को ढूंढ रही है, उसकी मदद कर दी। तो कातिल का साथ देने वाला भी कातिल ही होता है। अब फिर एक बार ये रुपेश तोमर फरार हो जाता है। अब इसका साल भर तक कोई भी नामो निशान नहीं रहता, ये बिल्कुल सुनसान जगह पहुंच जाता है। फिर एक दिन इसकी फोन कॉल को ट्रेस करा जाता है तो वो निकलती है मुंबई महाराष्ट्र की। पुलिस वहां पहुंचती है, वहां से गायब। उसका कुछ दिन बाद कॉल निकलती है मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ की। पुलिस वहां पहुंचती है, ये वहां से गायब। फिर कुछ दिन बाद कॉल निकलती है महाराष्ट्र के पुणे की, उस ये वहां से भी भाई साहब गायब। पुलिस बड़ी परेशान, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। अब आखिरी में पुलिस को पता लगती है एक और कॉल की, जिसमें वो लड़की, अब ये चौथी लड़की होती है जिसको इस रुपेश तोमर नामक व्यक्ति ने फंसाया होता है। ये एक 17 साल की नाबालिग लड़की है जो इसके फोन कॉल्स के जरिए इससे फंस जाती है। पुलिस पता करते करते इस लड़की के घर पर पहुंचती है, जहां पर पुलिस की मुलाकात लड़की के माता और पिता से होती है। लड़की के माता पिता बहुत रोने लगते हैं, बहुत रोने लगते हैं। वो पूछते हैं क्या हमारी बेटी का कोई सुराग मिला? पुलिस कहती है नहीं, आपकी बेटी का हमें कोई सुराग नहीं, बल्कि हमें पता भी अभी अभी लगा है कि आपकी लड़की घर से फरार है। हम तो इसकी कॉल डिटेल्स को देखकर यहाँ तक पहुंचे हैं कि ये लड़की रुपेश तोमर से इतनी ज्यादा बातें कैसे कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों गए तो गए कहाँ? फिर एक चिट्ठी उस लड़की का बाप लाता है पुलिस के सामने, जिस पर लिखा होता है कि डियर अम्मी और पापा, मैं अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ जा रही हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और आप हमारा पीछा करने की कोशिश ना करें। जब आप में हिम्मत आ जाए हम दोनों को स्वीकार करने की तो हम लोग अपने आप घर वापस आ जाएंगे। ये एक नाबालिग लड़की की नादानी थी जो उसको मौत के मुंह में ले जा रही थी। अब पुलिस को एक दिन फिर से कॉल ट्रेस होती है पुलिस की।
उसका फ़ोन सिम कार्ड एक्टिव होता है, पुलिस तुरंत के तुरंत रुपेश तोमर के घर जाकर खटखटाती है दरवाज़ा, खटखटाती है, फिर खटखटाती है, फिर खटखटाती है, लेकिन रुपेश तोमर बाहर नहीं आते। फिर आते हैं महाशय गेट खोलकर जैसे ही बाहर, पुलिस वाला पकड़ता है उसका गिरबान और लाकर दह चांटे और लगा लगा कर उसे बेहाल कर देते हैं। इतने ही आती हैं ये मैडम अंदर से, फिर अरे 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 मेरे रुपेश को मत मारो, इसकी गलती क्या है, मैं अपनी अपनी वजह से यहाँ आई हूँ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। इसलिए इसे ये पता नहीं है कि ये कातिल है, ये पहले खून करके भागा हुआ है, कितनी लड़कियों के साथ में दुष्कर्म करके भागा हुआ है। अब इस पर जब बजाया जाता है और इसको हिरासत में लेकर, तो इस पर लगती हैं अजब अजब तरीके की धाराएं, और ये सारी कहानी बताता है कि मैंने मैडम को इसलिए कत्ल करा था कि ये मुझे पैसे नहीं देती थी टाइम पर, और इसने मेरे 15,000 भी रोक रखे थे। आप लोगों को ये कहानी सुनकर थोड़ा सा अजीब तो लगा होगा कि क्या सिर्फ 15,000 के लिए इसने इतना बड़ा कांड कर दिया, लेकिन नहीं, इसकी नीयत खराब होती है और ये अपने मालिक के माल पर नजर रख रहा होता है, जिसके बाद ये इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाता है। अब उस बेचारे ललित पर तो मुझे बहुत ही तरस आया, जिसको माल भी कुछ नहीं मिला और जिंदगी भी पूरी खराब हो गई। अब आइए कुछ मैं धाराएं आप लोगों को बताता हूं जो इन मनहूसों पर लगती हैं। रुपेश तोमर और उसके साथी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए, धारा 397 के तहत हत्या या जानलेवा हमले या चोरी और डकैती करने के लिए, और धारा 452 तहत नुकसान पहुंचाने के इरादे से किसी के घर में घुसने के लिए, और रुपेश तोमर पर नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के लिए धारा 376 लगाई जाती है। आखिरकार तनख्वाह के पैसों के लिए ही यह रंजिश थी, रुपेश को हवस ने हमेशा के लिए जेल में डाल दिया। आप लोगों को इस कहानी से क्या सबक मिला, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और उम्मीद है आप लोगों को हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। ये थी एक सच्ची घटना इंदौर जिले की, जहां एक रुपेश नाम का कातिल कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मैं मोहम्मद शाद और आप देख रहे हैं शाद टॉक्स। जय हिंद, जय भारत, बाय।